Welcome back to our channel Pragya National Public School. गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। बहुत समय बाद हो गया, लॉन्ग टाइम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है और साथ में तुम्हारे रसायन शास्त्र का भी फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो देखते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा, कोई भी दो तत्व यौगिक या पदार्थ आपस में रिएक्शन करेंगे यानी अभिक्रिया करेंगे, मिलेंगे तो नया पदार्थ का निर्माण होगा, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होगा, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कह सकते हो सांस का लेना, तुम सांस में ऑक्सीजन लिए और रिलीज किए हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन लेना और निकलना है कार्बन डाइऑक्साइड तो नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया। नया चमचमाता हुआ लोहा लाए, कुछ देर बाद जब अम्ल या हवा या पानी किसी के संपर्क में आकर के उसके ऊपर में एक परत का जम गया तो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, लोहे में जंग लग गया। चांदी लेके आए, कलर चेंज हो गया। पेड़ उगा हुआ था, उसको काट दिए, चेंज हो गया। दूध एकदम ताज़ा था, धीरे धीरे वो खट्टा होकर दही बन गया। तो हर कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हर कोई जानते हो कि इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब बताओ C+O2 एरो का साइन दो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया आपस में ये दोनों और क्या निकाल दिया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो तत्व या यौगिक यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है उसको कहते हैं उत्पाद। फिर से समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक और जिसका निर्माण होता है उसे कहते हैं उत्पाद। तीर के लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ जो होता है वो अभिकारक है, तीर के दाईं तरफ जो है वो उत्पाद है। एक और एग्जाम्पल समझने का कोशिश करो, जैसे है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये बना दिया पानी। ये थोड़ी देर में चर्चा करूंगा कि ये कैसे लिखा जाता है। फिर जानो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आपस में अभिक्रिया किए थे, ये कहलाएंगे अभिकारक। तीर के बाईं ओर ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, तो तीर के बाईं ओर जो है वो अभिकारक हो गए, तीर के दाईं ओर जो दिख रहा है वो उत्पाद हो गया। तो उसी को हम लोग कहेंगे उत्पाद और इसको कहेंगे अभिकारक। उम्मीद है कंप्लीट हो गया, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में आकर के पूछो, इसका जवाब जरूर मिलेगा। चलो बच्चा पार्टी अब आगे देखते हैं। कुछ उदाहरण देखो, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण भी होते हैं। जैसे भोजन का पाचन, खाए कुछ और रिलीज हुआ कुछ और। समझ सकते हो, तुम खाए कुछ भी, रिलीज कुछ और हुआ, तो ये है रासायनिक अभिक्रिया क्योंकि नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सांस लेना। सांस लिए थे ऑक्सीजन और रिलीज क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लोहे पर जंग लगना, वही मैं तो पहले ही एग्जांपल दे चुका। मैग्नीशियम का जलना, दही का बनना। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल जो तुमको दिख रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया के हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रेक्षण समझने की कोशिश करेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे आप एक रेफ्रिजरेटर ले लिए और रेफ्रिजरेटर के अंदर में पानी को डाल दिया, तो पानी जो है रेफ्रिजरेटर में कुछ देर के बाद बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्फ। तो अब क्या था, पानी था। रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब फ्रिज में अगर हम पानी को रख दिए तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया, बर्फ। तो बर्फ क्या है, उसकी अवस्था क्या है, पानी की अवस्था थी लिक्विड यानी कि द्रव और बर्फ की अवस्था हो गई ठोस, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ बालकों। तो बच्चों इसको कहते हैं अवस्था में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हैं। नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन।
रंग में परिवर्तन समझ में आता है। जैसे पानी है, पानी के अंदर गुड़ मिला दो तो क्या बन गया, पानी के अंदर अगर गुड़ मिला देंगे तो क्या बनेगा, वो शरबत। तो उसका कलर चेंज हो गया पानी का, ये क्या कहलाएगा, रंग में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, अगर मतलब पदार्थों के ये रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण में तापमान में भी परिवर्तन होता है और गैसों का उत्सर्जन। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसके बाद कुछ गैस का रिलीज होना हो जाता है। जैसे अगर हम श्वसन सांस को लिए तो हमारे शरीर में मतलब खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट हमारे पेट में होता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि ऑक्सीजन के साथ टूटकर ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। और क्या बच गया उधर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, गैसों में निकलना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जहाँ नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एक मस्त एग्जाम्पल है चीनी प्लस पानी। जैसे आप लोग कर दिए चीनी प्लस पानी, बन गया शरबत। ठीक है, तो चीनी प्लस पानी कहला गया अभिकारक और शरबत जो बना उसको कहेंगे उत्पाद। ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड, एरो के राइट साइड। और इसी के साथ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण भी देख लिए। अब कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को, वो देखते हैं। तो प्रदर्शित करने के बारे में मैंने तुम्हें बताया क्या करना होता है। जैसे है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये टॉपिक को देखो। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना दिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन रिलीज हुआ। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन रिलीज किया। इसको हम लोग सांकेतिक फॉर्म में कुछ ऐसा लिखेंगे, क्योंकि चूंकि जिंक है, जिंक को Zn कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं। देख लो, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और एरो के बाद क्या बन गया, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और रिलीज क्या हुआ, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो सांकेतिक रूप में लिख रहे हैं इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे, जो कि अभी इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। चलो बच्चा पार्टी, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा हम इसको निरूपित करते हैं। शॉर्ट भाषा में कहा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी तत्व या यौगिक का प्रयोग किया गया है उसको सांकेतिक रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम लोग यूज़ किए थे हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन को यूज़ किए प्लस ऑक्सीजन को यूज़ किए, तब जा कर के बना था पानी, है ना। तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2 इसका सांकेतिक रूप है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और पानी को H2O लिखते हैं। तो जो एक रूप से दूसरे रूप में आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया था। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को में प्रयोग होने वाले जितने भी तत्व या यौगिक हैं उसको उसके संकेतों के रूप में हम अगर लिख रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे इस जगह पे, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब अगला टॉपिक ये उठता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कहने का मतलब यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा भी 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए, ये टॉपिक हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। आते हैं पहले से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी LHS और RHS में जितने भी तत्वों का प्रयोग किया गया है उसके परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब क्या बोले, अभिकारकों और उत्पादों में जितने भी प्रयुक्त तत्व या यौगिक हैं तो तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, अभिकारकों की तरफ और उत्पादों की तरफ बराबर होती है या बराबर होनी चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या है यहाँ पे, जैसे किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, हम लोग पानी वाला ही लेके चलते हैं, पानी वाला ही लेके चलो और बताओ, कलर चेंज कर देता हूँ। देखो जैसे है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना दिया H2O, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 है।
तो ये बराबर नहीं है, कहने का मतलब संतुलित नहीं है। अगर दुकान जाओगे बच्चों, बोलोगे भाई साहब 5 किलो चीनी देना, तो दुकानदार क्या करेगा, उसके पास तराजू होगा, तो तराजू में एक साइड वो 5 किलो का बटखरा रखेगा और दूसरे साइड 5 किलो का चीनी रखेगा। अगर बटखरा वाला साइड नीचे रह गया, झुका हुआ नजर आया, अगर बटखरा वाला साइड, जैसे ये है तराजू, मान लो इधर वो 5 केजी का रख दिया बटखरा, और यहाँ पे तुम्हारा चीनी तौला जा रहा है थैले में। अगर ये साइड नीचे झुका हुआ रहा तो दुकानदार नहीं मानेगा, और अगर बटखरा वाला साइड नीचे झुका रहा तो तुम नहीं मानोगे। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करेगा कि तराजू का जो यहाँ पे कांटा होता है वो एकदम सीधा होना चाहिए। इसी को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब है वहाँ पे तत्वों की मात्रा में, तत्व जितने भी हैं उसके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या ये बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को एक्चुअली में, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको अच्छे से समझो। संतुलित मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, जो कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का ना विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते हो और ना ही उसका विनाश कर सकते हो। इसीलिए अभिकारक के पहले, यानी मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक, और उसके पश्चात यानी उत्पाद, प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसीलिए हम संतुलित रासायनिक समीकरण इसे ही कहेंगे, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसी कारण से आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के क्या सारणीबद्ध सूचियां हैं। कहने का मतलब चरण बताना है। तो स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है Fe + H2O, ये बनाया Fe3O4 + H2। यहाँ पे आप Fe3O4 समझ के बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनता है, तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में आप उसको लिख लो जो आपको समीकरण दिया गया है। ये एग्जाम्स में ऐसा, ये प्रावधान एग्जाम के लिए नहीं है, ये आप लोगों को करना है जब आपसे नहीं बन रहा है या आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। इसके बाद आपसे डायरेक्टली बनने लगेगा। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो ध्यान दो इधर। क्या है, सबसे पहला स्टेप में हम लोग करेंगे, जो तुम्हारे पास इक्वेशन दिया था Fe + H2O Fe3O4 + H2, इसको तत्वों को एक साइड लिखो, अभिकारक यानी LHS साइड और RHS साइड सबको आराम से लिख लो। जैसे यहाँ पे Fe आपको कितना दिख रहा है क्वेश्चंस में देखो, आ जाओ, क्वेश्चन आ गया मैंने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, Fe लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 2 है, Fe राइट साइड में 3 है, यहाँ पे 3 हम बोला था ना मैंने, Fe3O4 लेके चलना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो 3 है यहाँ पे। नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लिख दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, इधर देखो 4 है, उसको लिख दिया। अब इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन सिर्फ इक्वल है, बाकी कुछ नहीं है। तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना 1,4, इसी को बराबर करने के लिए मुझे ये साइड 4 से गुना करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन आपको जहाँ दिख रहा है यहाँ पे इधर किनारे साइड इसका 4 लिख देना है। और याद रखेंगे बच्चों कि जब हम लोग यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जब लिखोगे तो कॉर्नर पे ही लिखा जाता है। तो कॉर्नर पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। तो परिणामतः आप क्या देख रहे हो कि मतलब यहाँ तत्वों के नाम लिख रहे हैं Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 4 हुआ तो साथ ही साथ हाइड्रोजन जो 2 था वो तुम्हारा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 हो गया। यहाँ से काउंट करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। हमें क्या करना होगा, इस हाइड्रोजन को भी 8 करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेप में देख लिया गया है। अब हम लोग काउंट करते हैं। हाइड्रोजन 4, 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन है 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, लेकिन आयरन है 3, तो यहाँ पे हम लोग को आयरन को 3 करना होगा। और इस तरीके से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे क्या कि पूर्णतः पूरी तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको देख रहे हो, भौतिक रूप में लिख देना होता है। जैसे Fe सॉलिड है तो ब्रैकेट में S लिख लो, H2O गैस है, यहाँ पे वेपर के रूप में है यानी भाप के रूप में है तो उसको G कर दो, और Fe3O4 यहाँ पे होगा, और हाइड्रोजन तुम्हारा गैस है। इसी तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें है संयोजन अभिक्रिया सबसे पहला नंबर पे। संयोजन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, मतलब एक, कहने का मतलब A + B बनाएगा सिर्फ C, और यही नहीं, अगर A है फिर B है फिर C है, सब मिल गया और एक ही चीज़ बनाया D, कहने का मतलब 2 मिले 3 मिले 4 मिले बनाएगा एक। समझ रहे हो? जैसे कह सकते हैं कि पानी लो, चीनी डालो, नींबू डालो, ठीक है, 2-3 मटेरियल तुम डाल दिया, फाइनली जो बनेगा ना वो शरबत ही बनेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कोयले में दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 हो गए टोटल, अब मिलके कितने बनाए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड। जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O। बुझा हुआ चूना कैसे बनता है, तो बिना बुझा हुआ को जब पानी में मिलाए तो बन गया बुझा हुआ चूना। ठीक है, वो चूना लोगों को लगाने वाला चूना नहीं, दीवारों पे लगाने वाला चूना। तो ये कैसे बना, जब चूने को पानी में मिलाए तो बुझा हुआ चूना बन गया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है। इसमें क्या है कि जब अभिक्रिया उत्पादन होगा ना तो उसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन, श्वसन में क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें चावल खाने के दौरान कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट, और जब हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और वही कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बनाता है, और जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हमारे शरीर को ऊष्मा देता है। इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर से समझेंगे इसको, क्या है, खाना खाने के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा देता है। इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। आप लोग उसका देख सकते हो, उदाहरण दिया हुआ है C6H12O6, और किसके साथ अभिक्रिया किया है, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ऑक्सीजन के दौरान छोड़े बाहर, पानी जो टॉयलेट के माध्यम से निकल गया, और मिल गया ऊष्मा। इसीलिए श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैसों का भी दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर में आता है। ठीक है, जैसे CH4 यानी मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और साथ ही पानी देगा, और ऊष्मा का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन का जस्ट उल्टा, कहने का मतलब इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। साफ साफ यहाँ दिख रहा है, A टूट गया, क्या बनाया, B + C + D, कुछ भी बना सकता है टूट करके, है ना। तो इसके कई पार्ट हैं। एक है तुम्हारा उष्मीय वियोजन,
ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, यानी जब हम लोग ऊष्मा देते हैं तो उस दौरान वियोजन होता है। जैसे है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में जब हम लोग ऊष्मा दिए तो वो क्या हो गया, फेरस ऑक्साइड में बदल गया, भूरे रंग का, प्लस SO2 गैस रिलीज हुआ, प्लस SO3 गैस रिलीज हुआ। ठीक है। उसी तरह है चूना पत्थर, CaCO3 सॉलिड है। जब इसको हम लोग ऊष्मा दिए तो बिना बुझा हुआ चूना बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। तो ये कब हुआ, ये विघटन यानी टूटना यानी वियोजन होना कब हुआ, ये जब हम लोग ऊष्मा दिए। वैसे ही वैद्युत वियोजन होता है। वैद्युत वियोजन कब होता है, जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बाद जो होता है उसको वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे पानी, पानी है तुम्हारा लिक्विड, जब इसको विद्युत धारा दिए तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। उसके बाद है प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के उपस्थिति में होने वाला वियोजन को हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। जैसे तुम्हारा है सिल्वर क्लोराइड AgCl, जब सूर्य का प्रकाश इसको मिला तो Ag अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है। और इसी अभिक्रिया को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है, इस अभिक्रिया का प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, जो कि वियोजन अभिक्रिया का एक पार्ट है। इसमें कहा गया है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब टूटना होता है, जब तोड़ने की बारी आती है तो अपने आप कुछ नहीं टूटता बालकों, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। उष्मा दो, प्रकाश दो या विद्युत ऊर्जा दो, उसके बाद ही ये पूर्ण रूपेण विघटित हो जाता है। इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जो वियोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, 3rd नंबर पर। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, पहले के एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करो। एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है जिसमें ये पहला बेंच है, समझो ये तुम्हारा पहला बेंच है जिसमें लोग आकर के बैठते हैं। तो एक बैंगन है और एक कोहड़ा है बड़ा सा। बैंगन बेचारा पतला दुबला, कोहड़ा मोटा ताजा। इस बेंच के पहले सीट पे हमेशा अच्छे मतलब कि लोग बैठना पसंद करते हैं, पूरे क्लास के लोग जो हैं वो पहला बेंच में ही पसंद करते हैं। उम्मीद करो एक दिन बैंगन यहाँ पे बैठ गया, कोहड़ा आया, बोला बैंगन को उठ बे, चल पीछे जा। बैंगन तो जाएगा नहीं, बोलेगा नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कोहड़ा क्या करेगा, उठा के उसको पीछे फेंकेगा, खुद उसके जगह बैठ जाएगा। ऐसा क्यों संभव हुआ, क्योंकि कोहड़ा जो है मोटा ताजा बैंगन से ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो बैंगन को फेंक पाया। ठीक, इसका जस्ट उल्टा समझो, अगर कोहड़ा बैठा होता और बैंगन आके कहता भैया आप पीछे जाओ मुझे बैठने दो, तो बोलता है निकलता है कि नहीं, मतलब कि ये मोटा ताजा आदमी है, पतला उठाने जाएगा तो उठ पाएगा। इसी को आप प्रैक्टिकल समझो। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या मतलब, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों, जैसे FeCuSO4 यानी फेरस और कॉपर सल्फेट, इसमें फेरस ज़्यादा ताकतवर है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। अब तुम लोग का सवाल ये उठेगा कि कैसे पता, तो चैप्टर 3 धातु अधातु में जाना बच्चों, वहाँ पे एक सीरीज दिया होगा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील तत्वों का, तो उसमें बताया गया है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो फेरस जो है वो सॉलिड है, कॉपर सल्फेट तुम्हारा इक्वस है, इक्वस मतलब जलीय सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो फेरस कॉपर सल्फेट में जब डालेंगे, कॉपर कमज़ोर है, फेरस मजबूत है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या करेगा, कॉपर को निकाल फेंकेगा बाहर और खुद इसके जगह में बैठ जाएगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन का अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, Na2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। बच्चों ध्यान देना, यहाँ 2 मिस प्रिंट है, यहाँ 4 होगा, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2
बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे देखेंगे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सल्फेट के नीचे माइनस चार्ज होता है। सेम बेरियम के ऊपर में प्लस चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर में माइनस चार्ज होता है। तो क्या होता है एक्चुअली में, जस्ट समझिए, ये जो है क्लोरीन ये पति है सल्फेट का, बेरियम जो है वो पति है क्लोरीन का, लेकिन दोनों एक दूसरे का पड़ोसी है। सोडियम सल्फेट पति पत्नी, बेरियम क्लोराइड पति पत्नी, प्लस मतलब पति, माइनस मतलब पत्नी। जस्ट यही समझ के चलो, एग्जाम्पल है, इसको रियल लाइफ में मत पहुंचा देना, ये सिर्फ एक उदाहरण है। क्या है, सोडियम एक प्लस चार्ज लेके चलता है, इसका मतलब हम इसको पति मान लेते हैं। सल्फेट माइनस चार्ज लेके चलता है, इसलिए इसको पत्नी मान लेते हैं। और बगल में भी इसका बेरियम क्लोराइड है, बेरियम पति क्लोरीन पत्नी। अब खुद ही समझो कि ये दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन क्या हुआ, सोडियम जो है प्लस चार्ज इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया, मतलब भाग गया इसके साथ। यानी सोडियम जो है बेरियम के पत्नी के साथ भाग गया, बेरियम जो है वो सल्फेट के पत्नी के साथ भाग गया। इससे क्या रिएक्शन निकला, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। यानी सीधा लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के समय यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट पढ़ते हैं हम लोग उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं उपचयन अपचयन को। तो सबसे पहले हम लोग उपचयन में आते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी। जैसे यहाँ देखो बच्चों, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन अकेला है, इधर CO2 हो गया, तो इसमें क्या है तुमको दिख रहा कि कार्बन आगे जा कर के इस साइड में ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और सेकंड होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहने का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि, उसका जस्ट उल्टा, और ऑक्सीजन की कमी, दोनों में कोई भी एक काम हो तो समझ जाना कि वो उपचयन अभिक्रिया है। यानी जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और ये साइड जाके देखो कॉपर, सिर्फ कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन खत्म हो गया ना इसको, इसलिए ये क्या है, ये तुम्हारा जो बना है वो हम लोग उपचयन अभिक्रिया का है, अपचयन अभिक्रिया का है। और यहाँ देखो बच्चों, हाइड्रोजन अकेला है, इधर आने के बाद H2O हो गया, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। और इस कंप्लीट रूपेण ये क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी उपचयन अपचयन दोनों जिसमें होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, तो सबसे पहला है इसमें संक्षारण। यानी कोई भी धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल के संपर्क में जब आता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाता है और वो परत उस धातु को कमजोर कर देता है, इसे संक्षारण कहते हैं। समझ में आया क्या है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और ऊपरी परत पर ऊपर पे एक परत जम जाता है, जिसके कारण वो कमजोर हो जाता है, उस धातु को कमजोर कर देता है, उसे संक्षारण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, लोहा के ऊपर जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब तुम्हारे संक्षारण का उपाय है, संक्षारण के उदाहरण है। तो उसके जहाँ पे संक्षारण होता है उसके उपाय भी है। कैसे कैसे, यशद लेपन करके, यानी एक मतलब ऊपर से एक लेपन कर देना, जैसे होता है ना साइकिल का रिम, पढ़ा होगा तुम लोग 8 में, साइकिल का रिम है, रिम कैसे चमकता है, क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। यशद लेपन, विद्युत लेपन या पेंट करके, ये तीनों करके हम लोग संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं। सेकंड है विद्युत गंधिता। चलो इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। विकृत गंधिता में क्या होता है, जस्ट एग्जाम्पल, तुम लोग बनाया घर में चिकन, मांसाहारी लोग, सर्वाहारी लोग चिकन बनाए, शाकाहारी लोग पनीर बनाए, पनीर और चिकन दोनों से समझो।
जब बना रहे थे तब का टेस्ट, जब बन के तैयार हो गया, मस्त टेस्ट आ रहा था, मुंह में पानी तक आ गया, खाना चाहिए एटसेट्रा। पड़ोसियों तक वो सेंट पहुंच गया, ठीक है, लग रहा कितना टेस्टी है। लेकिन वही टेस्ट जिस समय बना था, सो मान लो सुबह बना था, और शाम को जाकर वो टेस्ट तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुमको उसका टेस्ट लेने के लिए, सेंट लेने के लिए वापस उसके पास जाना होगा। और वही सामान को 2 दिन तुम रख दो, जस्ट चिकन को बनाए थे या पनीर बनाए थे, उसको 2 दिन तक तुम अगर रख दिए ऐसे ही, तो ना वो खाने लायक रहेगा ना सूंघने लायक रहेगा। खाओगे या सूंघोगे तो उल्टी कर दोगे, ऐसा उसका बदबू रहेगा और ऐसा उसका टेस्ट होगा। इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है तो उपचयित हो जाती है, जिसके कारण उसका स्वाद और उसका गंध दोनों बदल जाता है। उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। अब विकृत गंधिता जहाँ हो रहा है तो उसका उपाय भी है। क्या क्या उपाय है? तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रति ऑक्सीकारक मतलब जहाँ ऑक्सीजन ना पहुँच सके वैसे बर्तन का, या वायुरोधी बर्तन। तुम लोग देखा होगा रोटी जब पकाते हो तो एक आता है हॉटपॉट, उसके अंदर रोटी डालो तो रोटी गर्म का गर्म रहता है, तो वो हम लोग वायुरोधी बर्तन का उपयोग करके, और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा। कहने का मतलब जैसे चिप्स की थैली है ना, चिप्स की थैली में हमेशा नाइट्रोजन गैस रखा जाता है। क्यों? ताकि लेस कुरकुरे, जो कि प्लास्टिक खाने वालों के चॉइस है, लेस खाना, कुरकुरे खाना, तो ये सब जो खाते हैं स्पेशली गर्ल्स, ये तुम्हारा सेफ कैसे रहता है? इतने दिनों से पड़ा हुआ लेस कभी खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। और शीतलन, शीतलन मतलब कंफ्यूज मत कर जाओ, हिंदी है फ्रिज। कोई भी सामान को फ्रिज में रख देते तो तरोताज़ा रहता है। तो इस तरीके से हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं, उसके उपाय हैं। अब कह सकते हो चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हो कि सर कोई डाउट है, उसका जवाब उधर रिप्लाई मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, आगे इसी तरह हमारे साथ बने रहो, अपना प्यार बरसाते रहो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।